हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब तक जितने भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेसिकली हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस और सेकंड कैटेगरी में हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैप्टर 5 के ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से एमसीक्यूज एक एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब क्योंकि एमसीक्यूज किसी भी टॉपिक में से डिस्कस किए जा सकते हैं, इसीलिए अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे से क्रैक करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपको फुल फ्लेज कंप्लीट रिवाइज करना होगा, जो कि हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर 5th चैप्टर के रिगार्डिंग आपको रिटन नोट्स चाहिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, यानी ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी वो कौन से स्टेप्स हैं जो ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पर फॉलो किए जाते हैं। थर्ड टॉपिक हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसके 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं जिसके अपने फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स गिवन है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है डेलीगेशन, जिसमें हमें डेलीगेशन का मीनिंग, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस एंड इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी होगी। और लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग विद इंपॉर्टेंस। और लास्ट में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आस्क अ डाउट के फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे और अपना फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे यूजिंग योर ईमेल और मोबाइल नंबर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप डायरेक्टली आस्क अ डाउट फीचर को यूज कर सकते हैं। यहां पर आस्क अ डाउट फीचर के ऊपर क्लिक करिएगा। फीचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास ऑलरेडी गैलरी में पिक्चर है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपनी बुक में से भी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हमने एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब आप इस इमेज को क्रॉप करोगे। यहां पर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद जब आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। आपने सिलेक्ट कर देना है मैथमेटिक्स। सिलेक्ट करने के बाद आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। कुछ ही टाइम पीरियड के बाद आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन को रीड आउट करके आपको अपना बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, देन रिज्यूम करके आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद अरेंजिंग एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जो ये कहता है कि अगर गोल्स को अचीव करना है तो हमें वो सारी चीजें अरेंज करनी होंगी जिसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर पाएं। ऐसा कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो गोल्स को अचीव करने के लिए सब कुछ अरेंज करने के बारे में डिस्कस करता है। बेसिकली हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कर रहे हैं तो आंसर ऑर्गेनाइजिंग ही होगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको नहीं पता होगा, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज डेप्थ में होनी चाहिए। सो फर्स्ट आंसर क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ईच मैनेजर्स नो very clearly to whom he can give order and from whom he has to receive the order. Identify the importance of organizing function. So यहां पर हमें कह रहे हैं कि हर एक मैनेजर को पता है कि वो किसको ऑर्डर देगा, हर एक पर्सन को पता है कि किसको रिपोर्ट करनी है, किसको आंसर प्रोवाइड करना है, किसके प्रति वो अकाउंटेबल है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बताइए ये कौन सी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की हाईलाइट की गई है? ऑप्शन बी, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। यानी ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हर एक वर्कर को अपने वर्कर के साथ कैसा रिलेशन है ये पता चल जाता है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, ये सब एक्सप्लेन हो जाता है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है whenever the changes take place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically. Identify the importance. यहां पर हमें कह रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जब भी कोई चेंज आता है तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू वो चेंजेस इजीली अडॉप्ट किए जा सकते हैं सिस्टमैटिक मैनर में। यानी कौन सी इंपॉर्टेंस यहां पर हाईलाइट की गई है? ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स चेंजेस, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन अडॉप्टिंग चेंजेस। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। सो ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट इंक्लूड। अब इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग पता होना चाहिए कि होता क्या है। यहां पर हमें कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती। व्हाट विल बी डन, बाय whom विल बी डन, when विल बी डन, हाउ विल बी डन। सो ऑर्गेनाइजिंग में डी ऑप्शन यानी हाउ विल बी डन इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये तो प्लानिंग में डिस्कस किया जाता है, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, ये सब प्लानिंग में डिस्कस किया जाता है। फिर उसी के थ्रू ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, क्या करना है, व्हाट विल बी डन, कौन करेगा, बाय whom विल बी डन, कब करना है, व्हेन विल बी डन, हाउ विल बी डन, कैसे किया जाएगा, ये ऑर्गेनाइजिंग में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स पता होने चाहिए। वो कौन सी आइटम है या वो कौन सा स्टेप है जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में नहीं इंक्लूड होता? डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशलाइजेशन, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वर्क डिवाइड किए जाते हैं, वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती हैं और रिलेशन भी स्टेब्लिश किया जाता है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है। क्या नहीं किया जाता? स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, framework within which managerial and operational tasks are performed is called as। वो फ्रेमवर्क जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, उस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो चलिए ऐसे ही 7th क्वेश्चन हमारे पास है,
अ टॉल स्ट्रक्चर हैज, मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल है, लेंथी है, तो उसमें ऑप्शन ए अ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी वहां पर वन बॉस के अंडर ज्यादा वर्कर्स नहीं होंगे, वहां पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो होगा, यानी एक मैनेजर ज्यादा सबॉर्डिनेट्स को हैंडल नहीं कर सकता, या फिर वहां पर कोई स्पैन ही नहीं होगा, कोई मैनेजर ही नहीं होगा जो किसी को मैनेज कर रहा है, या फिर वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी, या फिर वहां पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड होगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कितने इजीली एक मैनेजर अपने अंडर सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। तो सिंपल है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल होगा, लेंथी होगा, इसका मतलब वहां पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो है, वहां पर एक मैनेजर के अंडर ज्यादा वर्कर्स हैंडल नहीं किए जा रहे हैं, इसीलिए वो टॉल है, इसीलिए वो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? अ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे ही 8th क्वेश्चन हमारे पास है, हु रिपोर्ट टू हिम, हु रिपोर्ट टू हुम इज मेड क्लियर बाय, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये किसके अंडर कवर किया जाता है? नॉर्मली ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। 9th क्वेश्चन, when the organization is large in size and is producing more than one type of product, then their structure is most preferred। यहां पर हमें कह रहे हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज है और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उस केस में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट होगा? डिविजनल, फंक्शनल, फॉर्मल, या फिर नन ऑफ दिस? बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर तब मैन्युफैक्चर किया जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर तब प्रेफर किया जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। फंक्शनल स्ट्रक्चर तब प्रेफर किया जाता है जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सो यहां पर हमें क्लियर कट मेंशन किया गया है, दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डिविजनल स्ट्रक्चर। सो ऐसे ही 10th क्वेश्चन हमारे पास है, अ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज टू द सबॉर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉइज who are interested, responsibility and authority, identify the concept discuss। यहां पर हमें कह रहे हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर दी जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कर दी जाती है उस एम्प्लॉय की जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ट्रांसफर की गई है। बेसिकली ये किस प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? डेलीगेशन। डेलीगेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर मैनेजर के पास ओवरबर्डन होता है, एक्सेस वर्क होता है, तो वो अपने वर्क को ट्रांसफर कर देता है अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ऐसे ही 11th क्वेश्चन हमारे पास है। सो 11th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, राम वॉज गिवन अ टास्क बाय हिज सुपीरियर टू प्रिपेयर अ प्लान इन 15 डेज। राम जो कि सबॉर्डिनेट है, उसके बॉस ने, सुपीरियर ने उसको एक टास्क दिया है कि 15 डेज में आपने एक प्लान प्रिपेयर करना है। राम आस्क्ड टू ऑफ हिज सबॉर्डिनेट टू वर्क अपॉन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ हिज टास्क। राम ने ये वर्क जो उसको मिला था आगे ट्रांसफर कर दिया अपने 2 सबॉर्डिनेट्स को। वन ऑफ द सबॉर्डिनेट मेट विद एन एक्सीडेंट एंड कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, हु इज आंसरेबल फॉर दिस टास्क। अब जो एक सबॉर्डिनेट था उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता, तो आपको ये बताना है कि इस वर्क के लिए जो कि इनकम्प्लीट रह गया उसके लिए कौन आंसरेबल है, अकाउंटेबल कौन है, राम या फिर उसका सुपीरियर या फिर उसका सबॉर्डिनेट? तो सिंपल है, सुपीरियर तो अकाउंटेबल होगा ही नहीं क्योंकि सुपीरियर ने वर्क राम को दिया था, राम ने ये वर्क अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया, तो अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज लाइज विद द राम। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राम इज अकाउंटेबल। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12th क्वेश्चन, डेलीगेशन इज। डेलीगेशन का मतलब
अगर एक मैनेजर के पास ओवरबर्डन होता है वर्क का, तो वो अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकता है अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। तो क्या ये ट्रांसफर करना ऑप्शनल है, कंपल्सरी है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस? सो डेलीगेशन इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी। जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर को ये टास्क अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करना ही है। सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 13। डैश कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं जिसमें एक पर्सन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि हर एक लेवल पर मैनेजर अपना डिसीजन खुद ले सके। बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यही डिफरेंस है। डेलीगेशन में अगर एक मैनेजर के पास ओवरबर्डन होता है तो वो अपनी पावर यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ओवर द ऑर्गेनाइजेशन सभी को डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना इवनली, ताकि हर एक मैनेजर अपने लेवल पर खुद ब खुद डिसीजन ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कैन बी पुश्ड डाउन टू लोअर लेवल। दिस इज रिलेटेड टू डिसीजन लेना अपने लेवल पर, इवन लोअर लेवल पर। ये किसके अंडर डिस्कस किया जाता है? अगेन डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि डेलीगेशन में तो हम लोअर लेवल तक डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। डेलीगेशन में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकते हैं इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। तो इसका मतलब यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गई है, क्योंकि वही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल तक ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। डिसेंट्रलाइजेशन इज, अब जैसे डेलीगेशन ऑप्शनल था, सिमिलरली डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो ऑप्शनल। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर, डिपेंड करता है वर्कर्स के ऊपर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन करनी ही होगी, ताकि हर एक मैनेजर अपने लेवल पर डिसीजन ले सके। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है तो डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर वर्कर्स स्किल्ड हैं, मैनेजेबल हैं, उनको नॉलेज है प्रॉपर, तो डिसेंट्रलाइजेशन की जा सकती है, ताकि हर एक मैनेजर अपने लेवल पर डिसीजन ले सके। लेकिन अगर वर्कर्स स्किल्ड नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, लिटरेट नहीं है, इन दैट केस डिसेंट्रलाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो ऑप्शनल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इफ मैनेजर इज ओवरबर्डन्ड देन ही मस्ट यूज फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अगर एक मैनेजर ओवरबर्डन्ड है, यानी उसके पास कुछ ज्यादा ही वर्क है, तो वो क्या यूज कर सकता है अपने वर्क को सेपरेट करने के लिए? डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन प्रेफरेबल नहीं होगा क्योंकि वो ओवरबर्डन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल लीड्स टू। अगर हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पर इक्वली, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसे ही 18th क्वेश्चन हमारे पास है। फास्ट डिसीजन कैन बी टेकन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ। कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक मैनेजर अपने लेवल पर डिसीजन लेता है, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इसकी वजह से डिसीजन जल्दी लिया जा सकता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग। सो ऐसे ही 19th क्वेश्चन हमारे पास है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन। इनफॉर्मलाइजेशन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्कर्स इनफॉर्मली एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिस्कशंस करते हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। 20th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स नहीं परफॉर्म किए जाते, वो अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। ऑप्शन बी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।